नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। बीता साल हम सभी के लिए काफी मुश्किल और चुनौती भरा रहा है। पहले से ही कठिन परिस्थितियों से जूझ रही अर्थव्यवस्था के सामने कोविड ने संकट बढ़ा दिया। इकोनॉमी में भारी दबाव के बाद अब रिकवरी तो देखी जा रही है, लेकिन आगे की राह इतनी आसान नहीं है। ऐसे में आने वाले बजट से सभी को काफी उम्मीदें हैं, खास करके माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमईज को, जो कि इकोनॉमी की बैकबोन है। आज हम इसी अहम क्षेत्र की सेहत का जायजा लेंगे, बजट से उम्मीदों पर बात करेंगे और आगे की राह तलाशने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एमएसएमई श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी। नमस्कार और शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सर, नव वर्ष की आपको शुभकामनाएं। बीता साल काफ़ी चैलेंजिंग रहा, एमएसएमईज को काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है और उनको राहत देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। इस नए साल को आप किस तरह देख रहे हैं? एमएसएमईज को किस तरह की उम्मीद करनी चाहिए 2021 से? वैश्विक महामारी कोरोना के कारण 2020 काफ़ी चुनौती भरा रहा है पूरे विश्व के लिए और भारत में भी, और भारत की विशेषता एमएसएमई विभाग के लिए भी ये बहुत बड़ा चुनौती का विषय था। लेकिन इस संकट के काल में भी हमारे देश में आशा का किरण देने वाले हमारे महान जननायक भारत का माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे राष्ट्र में आत्मविश्वास को जगाया। इस परिस्थिति को सामना करने के लिए उन्होंने आह्वान दिया आत्मनिर्भर भारत के लिए, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट विथ ग्लोबल आउटरीच। स्थानीय उत्पाद को खरीदना यह हमारे लिए बहुत बड़ा आवश्यकता था, आज भी है, आगे भी रहेगा। बाय बिकमिंग ए बायर वी कैन सर्व द नेशन टू ए ग्रेट एक्सटेंट। भारत एक विश्व का बड़ा बाजार है और इसको एक्सप्लोइट करने के लिए चाइना से, वियतनाम से, जापान से, अमेरिका तक सब लग रहे हैं। इसलिए अपना बाजार को कब्जा करना यह हमारा ध्येय होना चाहिए और फिर भी विश्व बाजार में हमारा उपस्थिति जाहिर करना ये हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए हमें पूरा उम्मीद है कि 2021 में ये गैप को पार करके हम नवनिर्माण के युग में प्रवेश करेंगे और 2020 हमारे लिए एक ईयर ऑफ सर्वाइवल था और 2021 हमारे लिए ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज होगा। सारंगी जी, देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत हो या वोकल फॉर लोकल, इसमें एमएसएमईज की भूमिका काफ़ी बड़ी है। वहीं इस समय ग्लोबली काफ़ी अनिश्चितताएं भी हैं, अनसर्टेनिटीज़ भी हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये जो आने वाला बजट है ये सेंटिमेंट्स को कैसे बूस्ट कर सकता है, कैसे एमएसएमईज में एक नया जोश डाल सकता है? देखिए, अभी कोरोना के कालखंड में हमको ये प्रशिक्षण मिला कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, क्योंकि हम विदेश के ऊपर बहुत निर्भर करते थे। हम सुबह से लेकर रात तक हमारा सारी आवश्यकताओं से ज़्यादातर विदेशी उत्पाद है और एक भी पीपी किट्स हमारे देश में नहीं बनता था। आज हम 5 लाख से ज़्यादा एमएसएमई और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मिलकर के करते हैं, जो कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। बेम्बू स्टिक्स फॉर इंसेंस, धूप, वो चाइना से 78%, वियतनाम से 21% इम्पोर्ट हो रहा था, आज बिल्कुल बंद हो गया है। हम आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जो छोटा छोटा उद्योग है उनका बहुत बड़ा योगदान है और स्थानीय उत्पाद को प्रोडक्शन करने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए, उनको क्रेडिट चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहिए, उनको मार्केट की एक्सेस चाहिए। इसलिए हम कई इंस्टीट्यूशन के साथ एमओयू भी किया है और स्थानीय स्तर पर स्थानीय उत्पाद को खरीदने के लिए एक बहुत बड़ा रुचि उत्पन्न करने की कोशिश किया जा रहा है। कंट्री ऑफ ओरिजिन हर प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा जाएगा, ऐसा निर्णय हो गया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 6 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है। मैं भी 2 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में हूँ, जो आगे की रोड मैप क्या होगा इसके ऊपर विचार करते हैं, बार बार विचार करके, शोध करके, अनुसंधान करके अपना रिपोर्ट भी दे दिया है। इसके आधार पर सरकार चलती है। सर, देखा जाए तो बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब और एक इनोवेशन डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है। ऐसे में एमएसएमईज के सामने किस तरह के नए मौके, अपॉर्चुनिटीज आने वाले दिनों में आ सकते हैं? मैन्युफैक्चरर के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा चुनौती है लैंड, इसके बाद क्रेडिट, फिर टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग।
इन सारे चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमारा सरकार कई व्यवस्था किया है, जैसा कि लैंड सहजता कैसे उपलब्ध हो एंटरप्रेन्योर्स के लिए। विदेश से भी कई एंटरप्रेन्योर को हमारे सरकार ने निमंत्रित किया है, जो चाइना से, पाकिस्तान से अनिश्चितता कारण भाग रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत। इधर सिंगल विंडो सिस्टम का प्रचलन क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रचलन क्या है, इसलिए इनको फैसिलिटेट करने के लिए एक फेवरेबल इकोसिस्टम का निर्माण किया है हमारे सरकार ने, और इसको ज़्यादा फाइन ट्यून भी किया जा रहा है। इसलिए जो आएंगे उनके लिए कैसे सस्ते में ज़मीन उपलब्ध होगा और उनको टेक्नोलॉजी कैसे मिलेगा, उनका कैसे ग्लोबल मार्केट में प्रवेश होगा, स्थानीय स्तर पर उनको जो अभाव चाहिए वो लेबर फोर्स भी मिलेगा। जो माइग्रेंट लेबरर्स है उनको स्किल करके, अपस्किल करके, रिस्किल करके उनको भी ये सब काम में लगाने के लिए कई प्रकार का इंस्टीट्यूशन काम में लगे हैं, जैसे स्किल इंडिया, DDU-GKY, से कई प्रकार का अनुष्ठान को भारत सरकार मदद करते हैं। और ये सब हमारा कार्यकर्ताओं का, हमारा लोगों का, नागरिकों का वर्क एफिशिएंसी, उनका स्किल डेवलप करते हैं, और इसके कारण वो इंडस्ट्री के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो जाते हैं। तो सर, आपको लगता है ये जो दौर है कोविड का, इसमें बजट की अहमियत और बढ़ जाती है और उम्मीदें भी काफ़ी बढ़ जाती हैं, आपका क्या मानना है? मैं पूरा आशावादी हूँ कि जिन जिन प्रायोरिटी सेक्टर हमारा सरकार का 2020 में था, उन प्रायोरिटी सेक्टर में भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि अभी ये चुनौती ख़त्म नहीं हुआ है। और इसमें हमारा रूरल डेवलपमेंट से लेकर एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और हमारा वर्कफोर्स भी विकसित हो जाएंगे और हमारा देश का अर्थतंत्र का कायाकल्प हो जाएगा, ये विश्वास मेरा है। सारंगी जी, आप ये PLI स्कीम को किस तरह से देख रहे हैं? इसका 10 सेक्टर्स पर फोकस है, ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? देखिए, बात यह है, सरकार हिंदुस्तान से, भारत से मनी ड्रेन होने के लिए प्रस्तुत नहीं है, इसको बंद करना चाहते हैं। इसलिए इंपोर्ट को घटाना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना जरूरी है। अपना आवश्यकता पूरा करके वैश्विक आवश्यकता पूरा करने के लिए हमारा प्रोडक्ट्स बेचा जाएगा और ब्रांड इंडिया निर्माण हो जाएगा। ये दिशा में सरकार आगे चलते हैं और नागरिकों को भी प्रेरणा देते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है इस क्षेत्र में हम शीघ्रातिशीघ्र क्रांतिकारी उपलब्धि हासिल करेंगे। सारंगी जी, ये माना जा रहा है कि ये जो नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, इनको टैप करने के लिए MSMEs को खुद को भी बदलना होगा, उनको बेहतर क्वालिटी पर जोर देना होगा, गुणवत्ता पर खास करके फोकस करना होगा, साथ ही टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हो या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर भी खासा ध्यान देना होगा। आपका क्या मानना है? और साथ साथ जहाँ तक टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात है, क्या आप मानते हैं कि छोटे कारोबारियों को इस फ्रंट पर हैंड होल्डिंग भी चाहिए और साथ ही इंसेंटिवाइज भी करना चाहिए ताकि वो इस तरफ आगे बढ़ सकें? मैं आपके साथ सहमत हूँ कि हमारा गुणवत्ता को विश्वस्तरीय करना पड़ेगा, और इस दिशा में हमारा MSME बहुत आगे जा चुका है। वैश्विक के स्तर पर भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी और फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा MOU हुआ है। हमारा गांव में जो रूरल आर्टिजन्स, कोई साड़ी तैयार करता है, कोई वस्त्र उद्योग में ज़्यादा प्रवेश किया है, कोई आर्ट करता है, कोई हैंडीक्राफ्ट करता है, कोई स्टोन कार्विंग करता है, कोई वुड क्राफ्ट करता है। इस दिशा में कोई ग्लोबल पोर्टल तैयार हुआ है, जिसके अंतर्गत हम ये डिमांड और सप्लाई को जोड़ते हैं, और इनका जो आर्टिस्टिक एक्सेलेंस है उनको वैश्विक स्तर पर कैसे स्थापन करना, इस दिशा में सरकार आगे जा चुके हैं। कई इंस्टीट्यूशन भी तैयार हुए हैं इस क्षेत्र में काम करने के लिए, और छोटा उद्योगी को हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए भी काम करते हैं। वास्तविक छोटा उद्योगी और बड़ा उद्योगी ये कंप्लीमेंट्री होते हैं, उनके अंदर खाद्य खादक संपर्क नहीं है। उनको ये समझना चाहिए एक बड़ा इंडस्ट्री का पार्ट्स एक छोटा उद्योगी कर सकता है जो उनके लिए उपयोगी होगा। जो स्ट्रेस्ड इंडस्ट्री है उनको मदद के लिए सरकार ने कई प्रकार का पैकेज घोषणा किया है, जहाँ 3 लाख करोड़ का ऑटोमेटिक लोन, कोलेटरल फ्री लोन, जो स्टैंडर्ड अकाउंट्स के लिए, जो स्ट्रेस्ड अकाउंट NPA वाले उनके लिए 20,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स, जो हेल्दी अकाउंट्स उनके लिए सबऑर्डिनेट डेब्ट फंड 20,000 करोड़ का, और हेल्दी अकाउंट्स के लिए 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स, जिसमें 10,000 करोड़ कर्पस फंड के रूप में भारत सरकार देंगे, और मार्केट से थ्रू इक्विटी इन्फ्यूजन 40,000 संग्रह होकर के 50,000 करोड़ साइज का एक फंड बनेगा। और इसके अतिरिक्त 200 करोड़ तक भारत सरकार का कोई भी प्रोक्योरमेंट में टेंडर में ग्लोबल प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इंडिया का जो MSME है, इंडस्ट्री है, वही बेनिफिटेड होंगे। और जो MSME का डेफिनेशन चेंज किया है, 250 करोड़ तक उनका सीमा को बढ़ा दिया गया। इससे बहुत सारे इंडस्ट्री जो MSME का लाभ नहीं
पा सकते थे, ये भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और इसके कारण आज इकोनॉमी में रिकवरी एक दृश्यमान स्तर पर आ गया है और मुझे पूरा विश्वास है ये छोटे इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिलेगा। सर, ये माना जा रहा है कि जॉब क्रिएशन के मोर्चे पर पोस्ट पैंडेमिक एरा में काफ़ी बदलाव होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्री 4.0 की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर है। इस बदलते दौर में एमएसएमईज को किस तरह से तैयार होना पड़ेगा फ्यूचर के लिए? देखिए, मैंने बोला माइक्रो और बिग इंडस्ट्रीज में भी खाद्य खादक संपर्क नहीं है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को एडप्ट कर सकता है, इसके कारण छोटा इंडस्ट्री को बंद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके द्वारा छोटा इंडस्ट्री का कर्म दक्षता भी बढ़ेगा। ये मशीन्स मनुष्य का कर्म क्षमता, वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होते हैं। करोड़ों हाथों को काम चाहिए, ये वास्तविकता को समझना है। फिर भी उनका काम में दक्षता आए, गुणवत्ता आए, ताकि वो विश्व बाजार में उनका उत्पाद को आसानी से बेचा जा सके, इसलिए उनको टेक्नोलॉजी का भी अपग्रेडेशन करना चाहिए। ये दोनों में एक हार्मोनियस ब्लेंडिंग होना चाहिए, दोनों में तालमेल होना चाहिए। जब बैंक में डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन की बात आया, तब कुछ ट्रेड यूनियंस, कुछ लेफ्टिस्ट ग्रुप इसका विरोध किया कि ये बेरोजगार बना देगा नौकरों को। आज एक स्विच दबाने से, एक बटन दबाने से सारी तथ्य हमारे सामने आ जाता है। तो सारंगी जी, जिस तरह से आने वाले दिनों में नए स्किल सेट्स की ज़रूरत होगी, ऐसे में एमएसएमईज को भी अपनी वर्कफोर्स को रीस्किल करना होगा, अपस्किल करना होगा। तो आपको क्या लगता है, ये आने वाला बजट जो है, इसमें स्किल डेवलपमेंट पर भी काफ़ी फोकस हो सकता है? मेरे को उड़ीसा में एक महानुभाव महात्मा मधुसूदन दास वो कहा करते थे, कल्चर्ड एंड इंडस्ट्री, संस्कृति संपन्न हाथ ही शिल्प है। अगर आप एक पीस ऑफ स्टोन को क्रश कर देते हैं क्रशर में, तो 500 रुपया का चिप्स मिलेगा। उसी स्टोन में आप एक मूर्ति तैयार करेंगे, गणेश, बुद्ध, काली, दुर्गा, तो ये मूर्ति का दाम 50,000 भी हो सकता है। दिस इज वैल्यू एडिशन, दिस इज इंडस्ट्री। ये हाथ की कला को और मशीन की कला को समन्वित करके इस विज्ञान के युग में अगर हम आगे चलेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा, स्किल का भी अपग्रेडेशन होगा। सर, बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। आज हम बातचीत कर रहे हैं एमएसएमई इंडस्ट्री की बजट से किस प्रकार की उम्मीदें हैं, आने वाला साल इस क्षेत्र के लिए किस तरह से रहने वाला है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द ही लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एमएसएमई। आइए बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो आप हमें ये बता सकें, जहां तक ग्रामीण भारत की बात है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, उसको बूस्ट करने के लिए किस तरह का रोड मैप है, आगे उस मोर्चे पर किस तरह से बढ़ा जा रहा है? गांव का पैसा शहर को नहीं जाना चाहिए, तब जो रीजनल इम्बैलेंस ये खत्म होगा। शहर का पैसा गांव को आएगा तब होगा। पहले क्या हुआ, दौड़ था शहर के लिए। आज करने के कारण कुछ लोग, करोड़ों लोग गांव को आ गए हैं, लेकिन गांव में रोजगार की व्यवस्था नहीं है। लेकिन रोजगार की पोटेंशियल गांव में है, इसको हमको डेवलप करना है। गांव में इनोवेशन है, नेचुरल रिसोर्सेस है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। गांव में जो बेम्बू है, जो वुड है, उसको लेकर के अच्छा आर्टिस्टिक अलमीरा बनाया जा सकता है, सोफा सेट बनाया जा सकता है, फर्नीचर बनाया जा सकता है। शहर का बाबू इसको खरीद लेगा तो गांव को पैसा आएगा। ऐसा गांव में कई प्रकार का हर्बल प्रोडक्ट्स मिलता है। अभी भारत सरकार ने 4,000 करोड़ मंजूर किया है हर्बल प्लांटेशन के लिए। ये हर्बल प्रोडक्ट्स को प्रोसेसिंग करने के लिए प्लांट्स गांव में बैठेगा तो सहजतया सस्ता में मैन पावर मिलेगा और इसको विकसित करके पूरे देश में बेचा जा सकता है, विदेश में भी बेचा जा सकता है। आप एक आंवला का कीमत कितना है, च्यवनप्राश का कीमत कितना है, इसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा और आर्टिजन को, जो किसान को अच्छा मूल्य मिलेगा। आप मानते हैं जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए एमएसएमईज के सामने कई नई संभावनाएं खुलने वाली हैं, कई नए मौके होंगे? यस, अगर ग्लोबल मार्केट में उनको प्रवेश करने के लिए थ्रू पोर्टल्स हम मदद करेंगे तो गांव का आर्टिजन को अपना प्रोडक्ट्स का उचित दाम मिलेगा, उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। जीवन स्तर ऊंचा बनाने के लिए उनको पौष्टिक आहार चाहिए, बाकी सारा सामान चाहिए, इसके लिए उनका रोजगार बढ़ना चाहिए। रोजगार बढ़ने के लिए रूरल डेवलपमेंट ही एकमात्र आधार है। तो जहां तक टूल रूम्स की बात है, जहां टेक्नोलॉजी के माध्यम से सपोर्ट किया जाता है, उस फ्रंट पर किस तरह से विस्तार करने की योजना है ताकि एमएसएमईज उसका लाभ ले सकें? ऐसा तंत्र का विकास क्या है,
जो विश्व स्तर का ट्रेनिंग के साथ समकक्ष है। वो ट्रेनिंग मिलता है और ट्रेनिंग से 100% प्लेसमेंट कैंपस से हो जाता है। जो अपने आप में चाहता है एंटरप्रेन्योर बनेगा, वो नौकरी न करके आकर के एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी जो योग्यता आवश्यकता है उनमें आ जाता है। और ऐसा हमारा टूल रूम से विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देते हैं। और टूल रूम में ऐसा मशीनरीज है जहाँ पर बाकी लोग आकर के भी अपना स्वल्प कालावधि प्रशिक्षण लेकर के अपना एंटरप्रेन्योरशिप चालू कर सकते हैं। टूल रूम से ऐसा मशीन बनाते हैं जो हमारा चंद्रयान में भी लगता है। बाकी सारा इंडस्ट्रीज के लिए भी अपना अपना ऑर्डर के अनुसार वो मोल्ड बनाता है, टूल्स बनाता है, बाकी करता है। अर्थात अपना ऐसा इंस्टीट्यूशन ना बना करके टूल रूम की मदद से अपना सारा सामान बना करके इंडस्ट्रीज ले सकते हैं। सारंगी जी, जहाँ तक डिलेड पेमेंट्स की बात है, एमएसएमईज के सामने ये एक बड़ी चुनौती थी। उसको एड्रेस करने के लिए आपके मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। आप हमें उसका लेटेस्ट स्टेटस बता सकते हैं? सरकार ने ये तय किया है कि 45 डेज के अंदर सारा पेमेंट्स जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयूज ये करेंगे। बाकी इंडस्ट्री के पेमेंट के लिए भी सरकार मोरल प्रेशर डाल रहे हैं। ये करने को मैंडेटरी किया गया है। फिर भी कुछ लोग नहीं किए, इसलिए हमारा एमएसएमई का सचिव रेगुलरली पत्र लिखते हैं सारे राज्य सरकारों को कि इसको मैंडेटरी करना चाहिए, इसको क्रियान्वित करना चाहिए। बार बार हमारा रिव्यू मीटिंग होता है। माननीय नितिन गडकरी जी में हम भी कई बार ये रिव्यू मीटिंग किए हैं और इसके कारण इस क्षेत्र में बड़ा दृश्यमान परिवर्तन आया है। काफ़ी मात्रा में नियरली 70% वो पेमेंट हो चुका है। बाकी जो नहीं हुआ है उसके लिए भी कड़ी कार्रवाई किया जा रहा है। सारंगी जी, हमने एमएसएमई इंडस्ट्री की बजट से लेकर विश लिस्ट भी जानने की कोशिश की है। हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। आइए पहले हम रुख करते हैं अहमदाबाद का, जहाँ से गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट नट्टू भाई पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। आइए देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। As a Gujarat Chamber of Commerce and Industry, what I believe today, still MSME segments are not getting prioritization in supply. So government should do something, because I know that when they prefer to get the supply as a supplier MSME segment, they have to pay in time. And also they have to give them the privilege in pricing, and also they cannot ask EMD. These are the three things they are not getting the prioritization in supply. Second thing, the banks. As all of us are knowing that so many category products has increased in the prices. Steel prices increased more than 40%. Polymer prices are increased more than 40%. So SDP, LDP, PVC expansion is the need of the day. Somehow banks are not supporting to all MSME to increase their limit without any delay. देखिए, एमएसएमई का प्रोडक्ट्स को लेने के लिए 25% तक हमारा सरकार ने आदेश किया है। जैसा कोई सरकारी संस्था अथवा पीएसयूज ये 25% परचेज करने के लिए बाध्य है। और दूसरी बात है, महिलाओं के लिए, महिला एंटरप्रेन्योर्स के पास से 3% और SC/ST एंटरप्रेन्योर से 4% खरीद करना मैंडेटरी है। बाकी सारा पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए ये तो मैंडेटरी नहीं किया गया, लेकिन सरकारी संस्था के लिए मैंडेटरी है। और रॉ मटेरियल का कीमत बढ़ गया है, ये सही है। हम तो अभी 20% तक देते हैं लोन का, आउटस्टैंडिंग लोन का 20% लोन देने के लिए व्यवस्था है। और इस विषय में अगर कोई रिप्रेजेंटेशन आएगा, तथ्य आएगा, तो हम इस विषय को विचार करेंगे और इस विषय को मैं सरकार के सामने उपस्थापित करूंगा। सारंगी जी, अहमदाबाद से अब सीधा चलते हैं कोलकाता। कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं मर्चेंट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट आकाश शाह। देखते हैं वो बजट को लेकर क्या कहना चाहते हैं। As the president of Merchants Chamber of Commerce and Industry Kolkata, I have a request for our MSME sector. While the government of India has done a lot to solve the liquidity issues of the MSME, some more steps can be taken to ensure that loans are made more affordable and accessible to the sector. A fresh scheme with reduced interest rates and easier borrowing norms should be immediately instituted to ensure that the MSME sector can not only get back on its feet but also start contributing positively towards employment and income generation for the country.
वो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारी सरकार तो पहले से उद्यम कर रहे हैं और धीरे धीरे अनुभव के आधार पर जो जो सुझाव आता है इसको लेकर के फिर भी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम का भी विकास हुआ है और पेपरलेस ट्रांजैक्शन का भी विकास हुआ है। इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और अधिक दक्षतापूर्वक सरलतापूर्वक कैसे वितरण किया जा सके, इसके लिए सारा सुझाव को हम स्वीकार के हैं। अगर कोई ऐसा सुझाव आएगा तो हम इस पर विचार करें। कोलकाता से अब हम चलते हैं हैदराबाद से हमें ज्वाइन कर रही है रमा देवी, जो कि प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया की। रमा जी की आइए बात सुनते हैं। It was felt that rate of interest and also some kind of equity has to be supported to these MSME industries. Government providing equity is what we are envisaging in future, because this will enable them to be competitive and also will give the interest and will be able to save, able to access interest-free loans. So participation of government in MSME sector as a equity participation is what is expected, or incentivize interest whatever is given to MSME industries. देखिए, इक्विटी इन्फ्यूजन की व्यवस्था तो हो गई है और फंड ऑफ फंड्स के जरिए, और बाकी ये सारे एंटरप्रेन्योर जो चाहेंगे वो भी स्टॉक एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन करके भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो सर, एक तो रहा इक्विटी इन्फ्यूजन की बात जो फंड ऑफ फंड्स के जरिए हो रही है, पर वहीं ये चाह रहे हैं जो लोन रीपेमेंट है और उसका टेन्योर है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये दौर मुश्किल है और उसमें कारोबारियों को और मदद की ज़रूरत है। देखिए, सरकार जो पैकेज दिया है इसके बाद सारी सुविधा दिया है, वो मार्च 31 लेकर नवंबर, फिर इसको ज़्यादा बढ़ा दिया है दिसंबर तक, इनकम टैक्स से लेकर के जीएसटी तक। सरकार अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के हितों में कोई अगर आवश्यक होगा और इस सुझाव पर विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ प्रस्ताव नहीं है। अगर ये लोग लिख करके देंगे तब अगर इसको हमारा रिव्यू मीटिंग में चर्चा करके इस पर विचार करने के लिए हम तैयार हैं। सारंगी जी, अब हम रुक करते हैं जयपुर का, जहां से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर KL जैन, सेक्रेटरी जनरल राजस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक से हम आशा करते हैं कि बैंक रिविजिट करेंगे वर्किंग कैपिटल नीड को, और अब बैंकों को माइक्रो लेवल जो इंडस्ट्रीज हैं वो जो कि समझते नहीं हैं, छोटे कारोबारी, उन तक पहुंचना पड़ेगा और उनको एक तरह से लोन मिले के हिसाब से उनको तकसीम करना पड़ेगा, तब जाके छोटे कारोबारी आगे बढ़ सकेंगे, ऐसा राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मानना। ये सुझाव बहुत उत्साहप्रद है, इस विषय पर भी हमने विचार किया। और बैंक में एक बड़ी समस्या है कि स्टाफ का शॉर्टेज है, और इसलिए हम भी सजेशन करते हैं कि बैंक में थोड़ा स्टाफ का बढ़ोतरी होगा। जो बैंक थोड़ा मोबाइल सर्विस देगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट वर्ड सर यही, मतलब बजट जो आ रहा है ये सेंटिमेंट्स को बूस्ट करने में मददगार साबित होगा। मैं विश्वास करता हूं कि जो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर्स था लास्ट ईयर में, ये इस साल भी रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर रहेगा। और कई डिपार्टमेंट्स को, कई मिनिस्ट्रीज को कन्वर्ज करके जैसा हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसा ही आगे देखा जाएगा, और सारा मिनिस्ट्री को कन्वर्ज करके, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है, किसको किसको कन्वर्ज करके, ये एयरटाइट कंपार्टमेंट नहीं रहेगा। विकास के लिए सबको हाथ मिलाना चाहिए। सारंगी जी, आपका शुक्रिया हमें समय देने के लिए और MSMEs पर विस्तार से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। निश्चित तौर पर FM का काम काफ़ी मुश्किल भरा रहने वाला है। इकोनॉमी को पटरी पर लाना है, ग्रोथ को पुश करना है, एक तरफ घरेलू इंडस्ट्री में नई जान डालनी है, तो वहीं दूसरी ओर पोस्ट पैंडेमिक एरा में भारत के ग्लोबल ग्रोथ में बढ़ती भूमिका को भी मद्देनजर रखना है। उम्मीद करते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को इस आने वाले बजट से आगे बढ़ने को लेकर नई दिशा मिलेगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।